सभी साथियों नमस्कार। मैं विकास कुमार हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से लमोरिया स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में अपन 1857 की क्रांति का पार्ट 2 देखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, अब बात करेंगे कि क्रांति की शुरुआत किस प्रकार से हुई और कहाँ से हुई। तो सबसे पहले देखिए आप कि क्रांति का केंद्र क्या रहा, शुरुआत कहाँ से हुई और क्रांति का नेतृत्व किन लोगों ने किया, और फिर उस क्रांति का दमन किन अधिकारियों के द्वारा किया गया, और अगर कोई इसका विशेष विवरण है तो वो सबसे लास्ट में दिया। तो सबसे पहले देखिए, जो क्रांति की जो शुरुआत हुई थी भारत में, वो मेरठ से शुरू हुई थी। तारीख थी 10 मई 1857 और वार था रविवार। और मेरठ छावनी की 20वीं नेटिव इन्फेंट्री ने क्रांति की शुरुआत की थी। मेरठ छावनी की 20वीं नेटिव इन्फेंट्री ने, जो पैदल टुकड़ी थी, उसने क्रांति की शुरुआत की थी। फिर उसके बाद में 3LC जो सैनिक टुकड़ी थी वो भी शामिल हो गई थी। तो सबसे पहले क्रांति की शुरुआत कहाँ पर हुई? मेरठ में हुई। 10 तारीख को हुई और 20वीं नेटिव इन्फेंट्री ने की, यानी कि 10 तारीख को 20वीं नेटिव इन्फेंट्री ने क्रांति की शुरुआत की मेरठ से, यानी सबसे पहले क्रांति मेरठ से शुरू हुई। अब देखिए, क्रांति मेरठ से शुरू हुई तो जो देसी भारतीय जो लोग थे ब्रिटिश सेना के अंदर, उन्होंने क्रांति की शुरुआत कर दी। तो वो मेरठ वाले कहाँ जाएंगे? फिर दिल्ली जाएंगे। और दिल्ली में 11 और 12 मई 1857 में वो दिल्ली के ऊपर कब्जा करते हैं। और वहाँ पर क्रांति का नेता कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय था, और उसके अलावा बख्त खां। दिल्ली के अंदर निकलसन और हडसन, 2 अंग्रेज अधिकारियों ने क्रांति का दमन किया था। जो निकलसन मारा गया था और हडसन ने बाद में क्रांति का दमन किया। दिल्ली में क्रांति का जो अंत हुआ वो 20 सितंबर 1857 को हुआ। और सबसे पहले देखिए, क्रांति का दमन भी दिल्ली के अंदर ही किया गया। और 12 मई को जो बहादुर शाह जफर था, उसे क्रांति का नेता घोषित कर दिया था। देखिए, यहाँ पर मैं केवल एक बार आपको जो ये सारणी बनाई है, केवल इसके बारे में बता रहा हूँ। इसको विस्तार से अभी जस्ट आगे पढ़ेंगे, इसको पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद में लखनऊ या अवध। तो लखनऊ या अवध के अंदर बात करें तो क्रांति की शुरुआत NCERT में जो दिया गया है वो दिया है 30 मई 1857। कई बुक्स में 4 जून को भी दिया गया है, तो NCERT को आप ज़्यादा बेटर माने। और क्रांति का नेतृत्व किया था लखनऊ में बेगम हजरत महल ने। क्रांति का दमन किया था कोलिन कैंपबेल ने, और मार्च 1858 में दमन हो गया था। और बेगम हजरत महल का एक अन्य नाम भी है, क्या कहा जाता है? महकपरी कहा जाता है। उसके बाद में देखिए, झांसी में 4 जून 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई। क्रांति का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया और क्रांति का दमन किया ह्यूरोज ने। 4 अप्रैल 1858 को क्रांति का दमन कर दिया गया और 18 जून 1858 में झांसी की रानी की मृत्यु हो गई। कानपुर के अंदर 5 जून 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई। नाना साहब और ताता टोपे ने कानपुर के अंदर क्रांति का नेतृत्व किया और कोलिन कैंपबेल ने क्रांति का दमन किया 6 दिसंबर 1857 को। और ताता टोपे का दूसरा नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। इलाहाबाद में क्रांति की शुरुआत हुई 6 जून 1857 को। क्रांति का नेतृत्व किया लियाकत अली ने और क्रांति का दमन किया कर्नल नील ने। जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया और विलियम टेलर ने क्रांति का दमन किया। फैजाबाद के अंदर मौलवी अहमदुल्ला शाह ने क्रांति का नेतृत्व किया और जनरल रेनार्ड के द्वारा क्रांति का दमन किया गया। और मौलवी अहमदुल्ला शाह का अन्य नाम था डंका शाह या नकार शाह। नेक्स्ट देखिए, बरेली के अंदर खान बहादुर खान ने क्रांति का नेतृत्व किया और विंसेंट आयर ने क्रांति का दमन किया मई 1858 में। ग्वालियर के अंदर लक्ष्मीबाई और ताता टोपे ने क्रांति का नेतृत्व किया और ह्यूरोज व स्मिथ ने क्रांति का दमन किया। तो एक बार तो केवल ये आपको क्षेत्र एरिया बता दिया और क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन थे उनके बारे में। तो देखिए, याद कैसे करें? अब देखो, यहाँ से झांसी वाला तो याद हो जाएगा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सभी को पता आपको। और ह्यूरोज यानी कि रोज रोज झांसा दे रहा था, वो रोज रोज झांसा दे रहा था झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए। रोज रोज, तो रोज से क्या याद करोगे? ह्यूरोज। झांसा से यानी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और झांसी में। कानपुर में कैसे याद करोगे? नाना ने कान पे दी बैल के, नाना ने 5-6 लगा दी कान पर बैल के, तो यहाँ से नाना से हो जाएगा नाना साहब। कान का मतलब हो गया कानपुर और 5-6 का मतलब 5 जून।
और किसे लगा दी? बैल को, यानी कैंपबेल को। तो नाना ने 5-6 कान पर लगा दी बैल के, या बैल के 5-6 कान पर मारी नाना ने। इलाहाबाद में कर्नल नील इसको क्या करेंगे? दमन करेंगे। जगदीशपुर में कुंवर सिंह, बिहार के जगदीशपुर में कुंवर सिंह और विलियम टेलर उसका दमन करेंगे। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह और जो रेनाल्ड के द्वारा यहाँ पर क्रांति का दमन किया जाता है। अब देखो फैजाबाद वाला कैसे याद रखिए। फैजाबाद तो रेनाल्ड, पहले रेनॉल्ड पेन आती थी, ठीक है, तो इसको ऐसे याद करना आपको कि रेनॉल्ड पेन लेके आना कहाँ से? फैजाबाद से। फैजाबाद का वर्तमान में अयोध्या कहा जाता है, तो रेनॉल्ड पेन कहाँ से लेकर आनी है? फैजाबाद से। तो रेनॉल्ड से याद करो रेनाल्ड, और रेनाल्ड कहाँ से लेकर आनी है? रेनॉल्ड कहाँ से लेकर आनी है? फैजाबाद से। अब देखिए इसको पढ़ते हैं विस्तार से। मैप के अंदर आप देखोगे तो ये जो क्रांति का जो प्रसार था वो किस प्रकार से था, आपको मैप के अंदर दर्शाया गया है कि यहाँ पे बनारस है, आजमगढ़ है, लखनऊ है, और ये आपका रहा मेरठ। यहाँ से क्रांति की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी, और मेरठ वाले सैनिक फिर कहाँ आए थे? दिल्ली आए थे। तो मेरठ के पास में ही यह है दिल्ली। उसके अलावा देखिए झांसी अलग से दिखाया गया, ये रहा आपका झांसी। इस प्रकार से ये जो उत्तर भारत था ये मुख्यतः क्या था? क्रांति का केंद्र था। उत्तर भारत में क्रांति व्यापक स्तर पर हुई थी दक्षिण भारत की बजाय। अब देखिए सबसे पहली जो घटना थी वो क्या थी? घटना कि जो चर्बी युक्त कारतूस के कारण जो तात्कालिक कारण था क्रांति का, वो उसको 23 जनवरी 1857 को दमदम जो छावनी थी वहाँ के सैनिकों ने उस कारतूस का उपयोग करने से मना कर दिया था। ये कुछ घटनाएं हैं, और इसी घटनाओं में एक घटना आएगी मंगल पांडे वाली। उसके बाद में 26 फरवरी 1857 को बहरामपुर की 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने चर्बीयुक्त कारतूस को इस्तेमाल करने के लिए मना कर दिया। और ये बहरामपुर का सीईओ याद करवाया था आपको कि बहरामपुर का सीईओ कौन था? बेरहम मिशेल। तो बहरामपुर का सीईओ कौन था? मिशेल। अब इसी क्रम में 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे भी क्या कर देता है? इन चर्बीयुक्त कारतूसों का उपयोग करने के लिए मना कर देता है। अब मंगल पांडे कौन था? मंगल पांडे वर्तमान जो बलिया है और उस समय का जो बिहार गाजीपुर का रहने वाला था, और बैरकपुर छावनी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का ये सिपाही था। एनआई का मतलब है नेटिव इन्फेंट्री यानी पैदल सैनिक, और जहाँ एलसी लगा होगा उसका मतलब होगा लाइट कैवेलरी यानी घुड़सवार सैनिक। तो मंगल पांडे जो था वो बैरकपुर छावनी में तैनात था, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था, और उसने क्या कर दिया था? इन चर्बीयुक्त कारतूसों को उपयोग में लेने के लिए मना कर दिया था। और उसके बाद में उसने मंगल पांडे ने क्या किया? लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट मेजर हुसैन को मार दिया। और जैसे ही मंगल पांडे के द्वारा इन दोनों को मारा जाता है तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री को भंग कर दिया जाता है, और मंगल पांडे को फिर पकड़ लिया जाता है, और हवलदार शेख पलटू मंगल पांडे को अरेस्ट करता है, और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी जाती है। यानी कि देखिए सीधी सी बात है कि अगर आप अपने उच्च अधिकारियों को क्या कर रहे हो? मार रहे हो, तो उनकी जो रेजिमेंट है वो क्या कर दी जाएगी? भंग कर दी जाएगी, और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। ये है क्रांति की पहली घटना। जब आप शुरुआत की बात करोगे तो मेरठ से बात करोगे, और क्रांति की पहली घटना की बात आप देख रहे हो ना मंगल पांडे वाली, तो वो है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का जो सिपाही है मंगल पांडे, वो 29 मार्च को क्या कर देता है? विद्रोह कर देता है। अब मंगल पांडे पर जो कोर्ट मार्शल का जो फैसला सुनाया गया था तो उसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल तिवारी ने, और इसी की अध्यक्षता में अदालत का गठन किया गया और मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल किया गया। नेक्स्ट है 21 अप्रैल को ईश्वरी प्रसाद पांडे को भी फांसी दे दी गई। देखिए जब मंगल पांडे ने इन दोनों अधिकारियों को मारा, बाग और हुसैन को मारा, तो अंग्रेजों ने मंगल पांडे को पकड़ने का ऑर्डर दिया, और वो ऑर्डर दिया था ईश्वरी प्रसाद पांडे को, लेकिन ईश्वरी प्रसाद पांडे ने नहीं माना और उसने मंगल पांडे को गिरफ्तार नहीं किया, और इसी कारण से ईश्वरी प्रसाद पांडे को भी फांसी दे दी गई। 24 अप्रैल को मेरठ में तीसरी भारतीय घुड़सवार सेना के लगभग 85 सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, यानी कि उन्होंने कारतूस का उपयोग करने जो यूज था वो मना कर दिया था कि हम चर्बीयुक्त कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे, और इन्हीं 85 सैनिकों को फिर 10 वर्ष के कारावास की सज़ा सुना दी जाती है। यानी कि 24 अप्रैल को तो मेरठ में जो ये 85 सैनिक हैं ये मना करते हैं कि हम
इन चर्बीयुक्त कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे तो उन 85 सैनिकों को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुना दी जाती है। अब यहाँ से शुरू होती है क्रांति। ये बात थी 9 मई की, यानी कि 9 मई को 85 सैनिकों को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई जाती है। अब देखिए होता क्या है कि जैसे ही जो भारतीय सैनिक थे ना वो बाजार में जाते हैं, घूमते रहते हैं, तो उधर कुछ महिलाओं ने उनके ऊपर टिप्पणियां की कि क्या तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो, तुम्हारे भाइयों को कैद कर लिया गया है, चूँकि तुम अंग्रेजी कंपनी की और अंग्रेजी सरकार की तरफ से तुम लड़ाइयाँ लड़ते हो, उनकी सेवा करते हो, और फिर भी तुम्हारे ही सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ऐसे कुछ ताने उन सैनिकों को मारे गए। तो उस कारण से उन्होंने क्या किया, 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और उन 85 सैनिकों को छुड़ा लिया, और यहीं से होती है क्रांति की शुरुआत। यानी उन 85 सैनिकों को छुड़ाकर क्रांतिकारियों ने क्रांति की शुरुआत कर दी। और एसएन सेन क्या कहते हैं, एसएन सेन का ये जो कथन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरठ जो विद्रोह था वो गर्मी की आंधी की तरह अचानक व अल्पकालिक था। गर्मी की आंधी की तरह क्या था, अचानक आया था और बहुत ही थोड़े समय के लिए था। ये कहते हैं एसएन सेन, जो क्रांति के सरकारी इतिहासकार थे। अब देखिए 10 मई को क्रांति की शुरुआत हो गई। तो क्रांति में देखिए होता क्या है कि क्रांति की शुरुआत का तात्पर्य यही था कि अपने जो साथी थे उनको छुड़ा लिया गया, और जितने भी वहाँ पर अंग्रेजी जो दफ्तर थे उन पे लूटमाट की गई। उसके अलावा जो उनके डिपो थे, आयुध डिपो थे जहाँ पर हथियारों को रखा जाता था, उनको लूट लिया गया। इस प्रकार से उन्होंने सारा जो हथियार जो थे वो लूट लिए, और वो हथियार लूटने के बाद में वे जो मेरठ वाले जो सैनिक हैं वो कहाँ की ओर प्रस्थान करते हैं, दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं। तो 11 मई को वो दिल्ली में प्रवेश करते हैं और 12 मई को दिल्ली पर उनके द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। और बहादुर शाह जफर द्वितीय को क्रांति का नेता घोषित करते हैं। यानी कि 10 मई को मेरठ से क्रांति शुरू होती है, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री शुरुआत करती है, 11 को वो दिल्ली में प्रवेश करते हैं, रमजान का महीना चल रहा होता है, और 12 तारीख को वो बहादुर शाह जफर द्वितीय को क्रांति का नेता घोषित करते हैं। अब वो क्रांति का नेता क्यों घोषित करते हैं, क्योंकि उनको क्रांति की एक वैधता हासिल करनी होती है। तो क्रांति की वैधता हासिल करने के लिए सम्राट को क्या कर दिया, क्रांति का नेता घोषित कर दिया। अब देखिए ऐसा नहीं है कि सीधे से सैनिक गए होंगे और सम्राट मान गए होंगे। सम्राट पहली बात तो कि 80-82 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति था, तो उसने जाते ही तो पहले तो सैनिकों को कहा कि ना भाई मैं क्रांति का नेतृत्व वगैरह नहीं करूँगा। लेकिन जब क्रांतिकारियों ने बहुत ज़्यादा आग्रह किया, और एक प्रकार से आग्रह किया, दूसरा ये था कि कई क्रांतिकारियों में कई क्या थे, उपद्रवी प्रकार के थे। जब बहादुर शाह जफर द्वितीय ने मना किया तो उन क्रांतिकारियों ने बहुत ज़्यादा जोर दिया उनके ऊपर, बहादुर शाह जफर द्वितीय के ऊपर। तो जिस कारण से एक प्रकार से आप कह सकते हो कि मजबूरी में आकर के बहादुर शाह जफर द्वितीय ने क्रांति को अपना समर्थन दिया। क्योंकि जब उनका जो किले के गेट बंद थे तो कई क्रांतिकारी किले के अंदर घुस गए थे जबरन, और वहाँ पर फिर सम्राट से मिले, और एक प्रकार से मजबूरी थी सम्राट की कि उसने खुद को क्रांति का नेता घोषित किया। अब देखिए जब 12 मई को दिल्ली पर अधिकार किया जाता है क्रांतिकारियों के द्वारा, तो दिल्ली का चीफ कमिश्नर था यहाँ पर साइमन फ्रेजर, रिप्ले था, डगलस था, ये लोग मारे गए थे। और वहाँ पर एक जो दिल्ली का शस्त्रागार था वहाँ पर अंग्रेज अधिकारी तैनात था, लेफ्टिनेंट विलोबी। तो जैसे ही क्रांतिकारी क्या करते हैं कि दिल्ली पर आक्रमण करते हैं, तो उस समय जो विलोबी था उसने क्या कर दिया, जो दिल्ली का शस्त्रागार था उसमें आग लगा दी, ताकि जो क्रांतिकारी है ना वो हथियार ना ले सके। तो इसको यहाँ से याद कैसे करना है कि जो लोभी था उसने, और लोभी था बहुत ज़्यादा लोभी था, उसने क्या कर दिया, आग लगा दी, शस्त्रों को आग लगा दी। तो दिल्ली के अंदर लेफ्टिनेंट विलोबी ने दिल्ली शस्त्रागार में आग लगा दी। अब बहादुर शाह जफर द्वितीय को क्रांति का नेता घोषित करने के बाद में क्या होगा कि दिल्ली के संचालन हेतु 10 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जिसमें 6 तो सैनिक थे और 4 गैर सैनिक लोग थे। और इस जो परिषद थी, इस परिषद का नेतृत्व करता है बख्त खां। बख्त खां को बहादुर शाह जफर द्वितीय के द्वारा साहब ए आलम बहादुर की उपाधि दी जाती है। यानी कि जो बहादुर शाह जफर द्वितीय था वो खुद बूढ़ा था, तो क्रांति का अगर वास्तव में नेतृत्व देखा जाए तो बख्त खां ने इसका नेतृत्व किया था। जब दिल्ली के अंदर क्रांति हो रही थी तो वहाँ पर मिर्जा गालिब उर्दू कवि मौजूद था, और उसने यह कहा था कि यहाँ पर मेरे सामने
रक्त का विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है मुझे और क्या बदा है, यानी कि मुझे और क्या देखना है। तो यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि दिल्ली के अंदर क्रांति के दौरान कौन सा उर्दू कवि मौजूद था? मिर्जा गालिब। अब चूंकि सम्राट को नेता घोषित कर दिया क्रांति का, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे यहाँ पर कि सम्राट के नाम पर सिक्के जारी किए जाते हैं, और उसके बाद में सम्राट ने ईद के अवसर पर की जाने वाली गौ हत्या पर भी पाबंदी लगा दी, ताकि क्या हो सके कि जो हिंदुओं का समर्थन भी प्राप्त किया जा सके। तो दो मेन काम इन्होंने किए कि पहला तो सम्राट के नाम पर सिक्के जारी किए, और दूसरा कि सम्राट ने ईद के अवसर पर होने वाली गौ हत्या पर भी पाबंदी लगा दी। उसके अलावा 25 अगस्त 1857 को मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय के द्वारा आजमगढ़ घोषणा की जाती है। आजमगढ़ घोषणा जो जनता थी, जमींदार थे, व्यापारी थे, पंडित थे, जो धार्मिक लोग थे, इन सभी लोगों से एक अपील की जाती है कि आप क्या करो, 1857 की क्रांति के अंदर भाग लो। सभी से सहयोग मांगा गया, और उसी सहयोग जो मांगा गया था उसे क्या कहा गया है? आजमगढ़ घोषणा। इसके बाद में देखिए कि 14 सितंबर को संघर्ष प्रारंभ हो गया। दिल्ली के अंदर 14 सितंबर को संघर्ष प्रारंभ हो गया, और हेनरी बनार्ड व विल्सन की सेना ने दिल्ली को घेर लिया, और 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने गोरखों व सिखों की सहायता से दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि दिल्ली पर जो अंग्रेजी सेना ने क्रांति का जो दमन किया, दोबारा अधिकार किया, वो किसकी सहायता से किया? तो गोरखों व सिखों की सहायता से दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। अब यहाँ पर दो मुख्य सेनापति होते हैं, निकलसन और हडसन। तो दिल्ली पर अधिकार करते समय निकलसन तो मारा जाता है, और हडसन ने इलाही बख्श की हेल्प से सम्राट को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया। निकलसन तो निकल लिया, अब ऐसे याद करना, निकलसन तो निकल लिया नहीं, निकलसन तो मारा गया, और हडसन ने क्या कर लिया? इलाही बख्श जो बहादुर शाह जो जफर था, सम्राट था, उसका कोई सगा संबंधी था, और उसकी सहायता से हुमायूं के मकबरे से उसको गिरफ्तार कर लिया, और उसके साथ में जिन्नत महल भी थी, यानी कि दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। और हडसन ने क्या किया? दिल्ली में नरसंहार किया, बहुत भयंकर मारकाट मचाई हडसन ने दिल्ली के अंदर। और बहादुर शाह जफर द्वितीय और इसकी जो बेगम थी जिन्नत महल, इन दोनों को रंगून भेज दिया जाता है, और लाल किले में इन दोनों पर क्या कि मुकदमा चलाया गया। बहादुर शाह जफर द्वितीय के ऊपर लाल किले में मुकदमा चलाया गया, और जो जज था वहाँ पर वो था हैरियट। 7 नवंबर 1862 को इनकी मृत्यु हो जाती है, कहाँ पर? रंगून में। यानी कि इन पर मुकदमा चलाया गया, हैरियट ने मुकदमा चलाया, और मुकदमा चलाकर इनको रंगून भेज दिया, और रंगून में इनकी मृत्यु हो जाती है 7 नवंबर 1862 को बहादुर शाह जफर द्वितीय की। अब जब देखिए दिल्ली के अंदर जो हडसन ने जो नरसंहार किया था, इस नरसंहार में मिर्जा मुगल और खिजर सुल्तान, जो बहादुर शाह जफर द्वितीय था, इसके 2 बेटे थे, इन दोनों बेटों को मारा, और एक पोता था अबू बकर, इसको भी क्या कर दिया? गोली मारकर हडसन ने इनकी हत्या कर दी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस अंग्रेज अधिकारी ने मुगल सम्राट के 2 बेटे और 1 पोते को गोली मारकर हत्या कर दी? तो किसने? हडसन ने। और याद कैसे करना? तीनों व्यक्तियों के नाम याद होने चाहिए आपको। तो देखिए उस समय मुगल सम्राट था, आप पढ़ रहे हो ना मुगल सम्राट, तो सम्राट की जगह याद करो मुगल सुल्तान। तो मुगल सुल्तान याद करोगे ना, तो एक नाम तो आपके ये हो जाएगा याद कि मिर्जा मुगल का मुगल याद हो जाएगा, और सुल्तान से आपको याद हो जाएगा खिजर सुल्तान। तो एक तो ये हो गया मुगल सुल्तान, और कौन था? अब्बू मुगल सुल्तान। यानी 3 व्यक्तियों को हडसन के द्वारा मारा जाता है दिल्ली के अंदर। अब देखिए हडसन का एक कोटेशन प्रचलित है, और जो हसन निजामी कहता था हडसन के बारे में। हसन निजामी ने हडसन के बारे में क्या कहा कि हडसन ने कहा कि मैं इनका खून नहीं पीता तो मैं पागल हो जाता। यानी कि जब खून पीने से मतलब है कि जब उन तीनों व्यक्तियों को मारा गया, तो उस समय उसका एक कोटेशन आता कि मैं अगर इनका खून नहीं पीता तो मैं पागल हो जाता। दिल्ली पर अंग्रेजों के अधिकार होने के बाद में विद्रोहियों की गतिविधियों का जो प्रमुख केंद्र था वो क्या बन गया? लखनऊ बन गया। ये पीछे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली पर अंग्रेजों के अधिकार के बाद में विद्रोहियों की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र क्या बन गया? लखनऊ। तो दिल्ली से देखो याद करने वाली बातें कौन कौन सी है? दिल्ली में क्रांति का नेता किसे घोषित किया गया? बहादुर शाह जफर द्वितीय को घोषित किया गया। निकलसन और हडसन क्या थे? दोनों ने क्रांति का दमन किया था।
20 सितंबर 1857 को क्रांति का दमन कर दिया जाता है। एक परिषद बनाई गई थी जिसमें 6 लोग तो सैनिक थे और 4 लोग असैनिक थे, और उस परिषद का अध्यक्ष कौन था? बख्त खां था। अब आगे देखिए, लखनऊ यानी अवध। अवध विद्रोह। अब अवध में देखिए, अवध के आसपास के जो छोटे मोटे एरिया थे वहाँ पर भी कई नेताओं ने क्रांति का नेतृत्व किया था। जैसे बुलंदशहर में विद्रोह का नेता था वालिदाद खां। बड़ौत तहसील का एक बिजनौर जगह थी, वहाँ पर शाहमल ने क्रांति का नेतृत्व किया था, जो जाट कुटुंब से था, और जो कुटुंब जो था वो जो जाट कुटुंब था वो 84 देश या 84 गाँव में फैला हुआ था। और शाहमल इस क्रांति के दौरान मारा गया और अंग्रेजों ने उसके सिर को शहर में घुमाया था, और जुलाई 1857 में शाहमल मारा जाता है। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन बनता है कि किस क्रांतिकारी के सर को शहर में घुमाया गया था? तो शाहमल को। ये शाहमल बहुत मज़ेदार व्यक्ति था। एक प्रकार से एक अंग्रेज के बंगले को क्या करेगा, अपने अंडर में लेगा और न्याय भवन उसका नाम देगा, और उसी के अनुसार वो वहाँ पर क्या करेगा, अपने फैसले देगा। देखिए, एनसीईआरटी के फैक्ट्स को भी इसमें शामिल किया है साथ में। तो देखिए, 30 मई 1857 को लखनऊ में विद्रोह हुआ, और इसका नेतृत्व किया बेगम हजरत महल ने। और उस समय जो अवध का चीफ कमिश्नर था वो कौन था? हेनरी लॉरेंस। तो अवध का चीफ कमिश्नर जब क्रांति शुरू होती है, विद्रोह शुरू होता है लखनऊ में, तो वो सेना लेकर के आता है। देखिए, शाहमल के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि शाहमल ने एक अंग्रेज अफसर के बंगले में डेरा डाला और उसे न्याय भवन का नाम दिया, और वहाँ से उसने फैसले किए। अब देखिए, यहाँ पर एक युद्ध होता है, चिन्हाट का युद्ध। चिन्हाट का युद्ध लखनऊ अवध एरिया के अंदर ही होता है। अब यहाँ पर इस चिन्हाट के युद्ध में एक साइड में तो थे अंग्रेज, जो अवध का चीफ कमिश्नर था हेनरी लॉरेंस वो था, और दूसरी साइड में थे बरकत अहमद, खान अली खान और मौलवी अहमदुल्ला शाह। और मौलवी अहमदुल्ला शाह के नेतृत्व में फैजाबाद की सेना ने भाग लिया था। अब ये चिन्हाट का युद्ध जो है ये 30 जून को लड़ा गया। इस युद्ध में क्या हुआ कि लॉरेंस जो था वो हार गया, और लॉरेंस हारकर जो रेजिडेंसी होती है वहाँ पर वो शरण लेता है। रेजिडेंसी का मतलब होता है जहाँ अंग्रेज अधिकारी रहते हैं, वो कहलाती है रेजिडेंसी। तो 30 जून के इस चिन्हाट के युद्ध में एक तरफ तो थे बरकत अहमद, खान अली खान और मौलवी अहमदुल्ला, और दूसरी साइड में था हेनरी लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस हार जाता है और वह भाग करके रेजिडेंसी में शरण लेता है। विद्रोही उनके पीछे पीछे जाते हैं, और विद्रोहियों ने रेजिडेंसी को घेर करके हेनरी लॉरेंस व मेजर बैंक्स को मार दिया, किंतु मेजर इंग्लिश के नेतृत्व में रेजिडेंसी सुरक्षित रही। यानी कि लॉरेंस मारा गया, चिन्हाट के युद्ध के बाद में रेजिडेंसी के अंदर लॉरेंस मारा गया और मेजर बैंक्स मारा गया, लेकिन रेजिडेंसी इंग्लिश के नेतृत्व में सुरक्षित रही। इसी समय बेगम हजरत महल ने अगस्त में अपने नाबालिग बेटे बिरजिस कादिर को क्या कर दिया, वली या नवाब वजीर घोषित कर दिया। और प्रशासन के संचालन के हेतु एक कमेटी बनाई जो इसमें 5 सदस्य थे, और बेगम ने स्वयं पुरुषों के कपड़े पहनकर लड़ाई में भाग लिया। यानी यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि उस क्रांतिकारी का नाम बताओ, महिला क्रांतिकारी का जिसने पुरुषों के कपड़े पहनकर लड़ाई में भाग लिया। बेगम हजरत महल। अब 20 सितंबर को हैवलॉक आता है कानपुर से, लखनऊ के लिए रवाना होता है, और उसके साथ में नील होता है, आउटरम होता है, कूपर होता है और आयर होता है। और यहाँ पर ये आलमबाग का युद्ध लड़ते हैं 25 सितंबर को। यानी कि 20 सितंबर को तो कानपुर से लखनऊ के लिए रवाना होते हैं, और 25 सितंबर को ये लड़ते हैं आलमबाग का युद्ध। तो एक साइड में तो हैं आपके जो लखनऊ के क्रांतिकारी हैं वो, और दूसरी साइड में आपके नील, आउटरम, कूपर और आयर। देखिए, अवध और जो लखनऊ की जो क्रांति थी वो बहुत ही व्यापक स्तर पर क्रांति हुई थी। तो इस आलमबाग के युद्ध में जनरल नील मारा गया, लेकिन हैवलॉक की टुकड़ी रेजिडेंसी में पहुंचने में सफल हुई। तो नील तो लील गया, यानी कि नील का तो नील लील गया आलमबाग के युद्ध में। तो याद ऐसे करना है कि नील लीला गया या लील गया बाग के अंदर। अब विद्रोहियों ने रेजिडेंसी को घेर लिया, और हैवलॉक व आउटरम रेजिडेंसी में कैद हो गए। यानी कि हैवलॉक भाग के तो चला गया रेजिडेंसी में, लेकिन क्रांतिकारियों ने क्या कर लिया, उस रेजिडेंसी को भी घेर लिया, जिसमें हैवलॉक और आउटरम दोनों कैद हो गए।
अब देखिए, अंग्रेज़ों के लिए बहुत ही शर्म की बात थी, तो इसलिए इंग्लैंड से एक नया सेनापति बनाकर भेजा जाता है जिसका नाम होता है कोलिन कैंपबेल। नया सेनापति आता है कोलिन कैंपबेल, और वह आकर क्या करता है, नवंबर 1857 में कोलिन कैंपबेल व नेपाल के गोरखा सेनापति जंग बहादुर ने रेजिडेंसी में बंद अंग्रेज परिवारों को मुक्त कराया, जिसमें आउटरम और हेवलॉक भी थे। यानी कि यहाँ पर जो क्रांति का दमन करेगा अवध में, लखनऊ में, वो कौन कर रहा है, कोलिन कैंपबेल कर रहा है। अब यहाँ से क्रांति का दमन हो गया तो बेगम हजरत महल नेपाल चली जाती है और लखनऊ पर अंग्रेजों का पूर्ण अधिकार कैंपबेल के नेतृत्व में मार्च 1858 में हो जाता है। अब यहीं से जो ये लखनऊ के अंदर जो अंग्रेज अधिकारी एक प्रकार से विद्रोह का दमन करते हैं, तो इन्हीं के ऊपर दो चित्र बनाए गए हैं। एक तो चित्र था थॉमस जॉन बार्कर का, जिसका नाम था द रिलीफ ऑफ लखनऊ, लखनऊ की राहत। ये क्वेश्चन अभी एग्जाम के अंदर पूछा गया है। थॉमस जॉन बार्कर का चित्र का क्या नाम है, द रिलीफ ऑफ लखनऊ। ये एनसीईआरटी से लिखे गए हैं। उसके अलावा जोसेफ नोएल पैटन का एक चित्र था इन मेमोरियम। ये दोनों 1859 में बनाए गए हैं। इन दोनों चित्रों को आपको याद करना है कि इन मेमोरियम किसका था, जोसेफ नोएल पैटन का, और द रिलीफ ऑफ लखनऊ का थॉमस जॉन बार्कर का। इसके बारे में विस्तार से देखेंगे अभी आगे। अब देखो इसको याद कैसे करें, कि ये लंबी चौड़ी कहानी हो गई कि लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा है और उस विद्रोह का दमन कौन कौन से अंग्रेज अधिकारी कर रहे हैं। तो इसको देखो याद कैसे करना है कि अभी आपको बताया था कि रेजिडेंसी के अंदर कौन लोक हो जाता है, हेवलॉक लोक हो जाता है, हेवलॉक लोक हो जाता है और आउटरम दोनों कैद हो जाते हैं। तो इसको याद कैसे करना, देखो बहादुर बैल ने लोक तोड़ा और बेगम को आउट किया। तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा पूरा, बेगम का मतलब तो हो जाएगा बेगम हजरत महल, और बेगम हजरत महल का संबंध कहाँ से, अवध या लखनऊ की क्रांति से। बहादुर बैल तो क्रांति का जो दमन करेगा कोलिन कैंपबेल आकर, वो किसकी सहायता से कर रहा है, एक तो गोरखा सेनापति है जंग बहादुर जंग, उसकी सहायता से, और बैल से यहाँ पर तात्पर्य है कोलिन कैंपबेल, लोक से तात्पर्य है हैवलॉक, और बेगम से बेगम हजरत महल, और आउट से तात्पर्य है आउटरम। तो एक सिंपल सी लाइन आपको याद करनी है कि बहादुर बैल ने लोक तोड़ा और बेगम को क्या कर दिया, आउट कर दिया। तो बहादुर से आप याद रखोगे जंग बहादुर, बैल से कोलिन कैंपबेल। कोलिन कैंपबेल आया था, और लोक में कौन कौन था, तो लोक में एक तो खुद लोक हैवलॉक और एक आउटरम। और किसको आउट किया, बेगम को, यानी कि बेगम को भगा दिया, और बेगम कहाँ चली गई, नेपाल की तरफ, नेपाल के जंगलों में। तो देखिए क्रांति के समय दो क्रांतिकारी ऐसे थे जो नेपाल के जंगलों में गए थे, एक तो नाना साहिब और एक बेगम। तो इसको ऐसे याद करना कि नानो गयो नेपाल, नानो गयो नेपाल और साथ में ले गो बेगम ने, नानो गयो नेपाल और साथ में ले गो बेगम ने। यानी कि साथ में नहीं, मतलब अलग अलग है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि दो क्रांतिकारी ऐसे हैं जो नेपाल गए, एक तो नाना साहिब और एक बेगम हजरत महल। इसके बाद में देखो क्या लिखा हुआ आगे कि लेकिन नाना ने बैल के कान पर 5-6 लगा दिए, नाना ने बैल के कान पर 5-6 लगा दिए। पीछे भी याद करवाया था मैंने आपको कि कानपुर के अंदर क्रांति का नेतृत्व किसने किया, नाना साहब ने किया, और क्रांति का दमन किसने किया, बैल ने, यानी कोलिन कैंपबेल ने। और क्रांति शुरू कब हुई, 5-6 चपीड़ लगा दिया, चट्टू मार दिया 5-6 बैल के। ठीक है, ऐसे याद करना। अब देखो यहाँ पर ये दो चित्र लिए मैंने, अभी मैंने एक नाम बताया था, एक तो था द रिलीफ ऑफ लखनऊ। तो देखिए इस पहले चित्र में देखना आप, यहाँ पर ये जो 3 व्यक्ति हैं ना, ये खड़े हैं और ये जश्न मना रहे हैं कि, और ये जो बाहर ये अंग्रेज सेना खड़ी है और एक तरफ ये क्रांतिकारी हैं, तो यहाँ पर ये जश्न मना रहे हैं क्या, इसमें 3 व्यक्ति दिखाए गए हैं। कौन कौन, एक तो आउटरम है, आउटरम, एक है कैंपबेल जो प्रधान सेनापति बनाकर भेजा जाता है, और एक जो तीसरा व्यक्ति जिसका नाम लिया है वो है आपका हैवलॉक, हैवलॉक। इन तीनों व्यक्तियों को देखिए, ये 3 व्यक्ति इस गोले के अंदर दिखाए गए हैं, कैंपबेल, आउटरम और हैवलॉक। तो ये जो चित्र है ना, इस चित्र का नाम है द रिलीफ ऑफ लखनऊ, लखनऊ की राहत, लखनऊ की राहत। दूसरा जो आपको ये चित्र दिख रहा है इस साइड में, ये है आपका इन मेमोरियम।
इसमें देखिए क्या दिखाया गया है कि ये महिलाएं हैं और ये छोटे बच्चे इनकी गोद में हैं। इस प्रकार से महिलाएं ये सहमी हुई हैं, एक दूसरे से ये बच्चे ये अपनी माताओं से, महिलाओं से लिपटे हुए हैं, लाचार दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए इन ऐसे चित्रों को बनाने का मकसद क्या था अंग्रेज इतिहासकारों का, या जो अंग्रेजी लोग थे उनका ये मकसद था कि ये जो चित्र है ना वहाँ इंग्लैंड के अंदर ये छापे जाते और ऐसी चीज़ें दर्शाई जाती कि वहाँ के लोग हैं ना भारत के प्रति एक प्रकार से विद्रोह की भावना सोचे, उनके अंदर भारत विरोधी भावना जागृत हो अंग्रेजों के अंदर। तो इसलिए ऐसे चित्र बनाए जाते थे। अब देखिए ये है आपका इन मेमोरियम जो नोएल पैटर्न के द्वारा लिखा गया था, और ये जो दूसरा है आपका डायग्राम ये है द रिलीफ ऑफ लखनऊ। अब आगे देखिए, अब देखिए कानपुर के अंदर क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा है और किस प्रकार से क्रांति का विस्तार हुआ। अभी याद किया था कि कान पर मारी, बैल का कान पर मारी, किसने मारी? नाना ने मारी। तो देखिए कानपुर के अंदर क्रांति का जो नेतृत्व करता है वो कौन है? नाना साहब हैं, और उनके साथ में ताता टोपे भी थे। ताता टोपे का अन्य नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग, जो नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे। उसके साथ में अजीमुल्ला खान थे, जो नाना साहब की पेंशन का केस लड़ रहे थे, इंग्लैंड भी जाकर आए थे और जो नाना साहब के सलाहकार भी थे। तो देखिए सबसे पहले तो क्रांतिकारियों ने क्या किया कानपुर के अंदर कि विद्रोहियों ने खजाने पर कब्जा कर लिया और शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया और दिल्ली की ओर कूच किया। देखिए क्रांति के अंदर आप एक विशेषता ये देखोगे कि कहीं पर भी क्रांति हो रही हो, सभी जगह क्रांतिकारियों का एक ही उद्देश्य होता है कि जहाँ से वो क्रांति की शुरुआत कर रहे हैं वहाँ से शस्त्रागारों को लूटें, जो भी हथियार हैं उनको लें और दिल्ली की ओर पलायन करें। अब यहाँ पर देखिए कि नाना जैसे ही क्रांति की शुरुआत होती है तो नाना साहब ने क्या किया कि बहादुर शाह को तो सम्राट घोषित कर दिया और स्वयं को सम्राट का पेशवा व प्रतिनिधि घोषित कर दिया, कि बहादुर शाह को सम्राट घोषित करके खुद को उनका प्रतिनिधि घोषित करके क्रांति का नेतृत्व किया। 25 जून को कमांडर व्हीलर ने इलाहाबाद से सुरक्षित निकाल दिए जाने की शर्त पर आत्मसमर्पण कर दिया। यानी कि कानपुर के अंदर आपको याद करवाया था कि कानपुर के अंदर जो सीईओ था वो कौन था? कान के अंदर क्या पहनते हैं? व्हील पहनते हैं ना, ईयर रिंग पहनते हैं ना, व्हील जैसी होती है। तो कमांडर व्हीलर ने इलाहाबाद से सुरक्षित निकाल दिए जाने की शर्त पर क्या कर दिया? नाना साहब के सामने समर्पण कर दिया। अब नाना साहब ने भी कहा चलो ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, अगर आत्मसमर्पण कर दिया तो नाना साहब ने व्हीलर को कानपुर के सती चौरा घाट से व्हीलर समेत 125 अंग्रेजों को बीबी घर तक पहुंचा दिया। यानी कि नाना साहब ने तो क्या कर दिया, सती चौरा घाट से व्हीलर समेत 125 अंग्रेजों को बीबी घर पहुंचा दिया। और 28 जून को नाना साहब ने एक दरबार का आयोजन किया और 1 जुलाई को विधिवत रूप से पेशवा की गद्दी पर बैठे। 1 जुलाई को क्या हो गया कि उन्होंने पेशवा की गद्दी संभाल ली। लेकिन नाना साहब ने तो अपनी तरफ से उन व्यक्तियों को 125 अंग्रेजों को भेज दिया था, लेकिन विद्रोहियों ने क्या किया पीछे से कि 15 जुलाई को बीबी घर में 125 अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। इन हत्याओं से क्या होगा, जो अंग्रेज अधिकारी था आउट्रम, उसने नाना साहब पर 1 लाख का इनाम रखा और नवंबर 1857 में विद्रोहियों ने कानपुर के निकट जनरल विंडहम को पराजित किया, किंतु 6 दिसंबर 1857 को कोलिन कैंपबेल ने कानपुर पर पुनः अधिकार कर लिया और नाना साहब नेपाल चले गए और ताता टोपे झांसी चले गए। तो देखिए यहाँ पर कि व्हीलर को नाना साहब ने आश्वासन दिया कि मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है, और 125 लोगों को सती चौरा से होते हुए बीबी घर तक पहुँचा दिया, लेकिन विद्रोहियों ने उनको मार दिया। अब मारेंगे तो आउट्रम क्या होंगे, गुस्सा होंगे, और आउट्रम ने क्या कर दिया, नाना साहब पर 1 लाख का इनाम रख दिया। इसके बाद में नवंबर 1857 में विद्रोहियों ने कानपुर के निकट जनरल विंडहम को पराजित किया। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन बना हुआ पीछे आया था एग्जाम के अंदर कि जनरल विंडहम को कहाँ पर पराजित किया, और उसमें ऑप्शन था उसका कानपुर के निकट। अब याद कैसे करवाया था आपको कि नाना ने 5-6 मारी कान के ऊपर, किसके? बैल के। तो नाना साहब ने क्रांति का नेतृत्व किया और कान का मतलब कानपुर और बैल का मतलब कैंपबेल, यानी कि कैंपबेल ने क्या कर दिया, कानपुर के अंदर विद्रोह का दमन कर दिया। अब देखिए आगे इन घटनाओं को, इन जो स्थान है इनको मैंने एक साथ लिखा ताकि आपको आसानी से याद हो सके। जैसे लखनऊ से संबंधित स्थान कौन कौन से आए थे? एक तो आया था चिन्हाट का युद्ध किया था, उसके बाद में आलमबाग का युद्ध हुआ था।
चिन्हाट वाले युद्ध में क्या हुआ था? चिन्हाट के युद्ध के बाद में लॉरेंस और बैंक्स मारे गए थे रेजिडेंसी में, और आलमबाग वाले युद्ध में नील मारा गया था, नील का लील हो गया था, बाग के अंदर नील का लील हो गया था। उसके अलावा देखिए, अगर टफ क्वेश्चन बनता है ना, तो वो ऐसे क्वेश्चन देगा आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति लखनऊ के अंदर क्रांति से संबंधित था। तो देखिए लखनऊ में कौन कौन से थे कि हैवलॉक था, आउटरम था, कैंपबेल था और इंग्लिश था। तो कैसे याद करवाया था आपको कि बेल जो है ना, बहादुर बेल ने लोक तोड़ा और आउट किया बेगम को। बहादुर बेल ने लोक तोड़ा और बेगम को क्या कर दिया? आउट कर दिया। और साथ में आपको एक ये नया नाम भी याद रखना है, इंग्लिश वाला, तो इंग्लिश को और जोड़ लेना इसके साथ में। उसके अलावा देखिए कानपुर में कैसे व्हीलर था, कानपुर का सीईओ कौन था? व्हीलर था। और कॉलिन कैंपबेल ने क्या किया था? क्रांति का दमन किया था। अब यहाँ से कौन कौन से स्थान जुड़े हुए हैं कानपुर से? सती चोरा, बीबीगढ़ और विंडहम। अब देखो इसको कैसे याद करना है। एक तो वाक्य याद हो गया होगा आपको कि नाना ने बैल के 5-6 लगा दी कान पर। इसके अलावा देखिए यहाँ से घटनाओं को कैसे याद करना है आपको कि सबसे पहले आपने देखा कि सती चोरा नाम आता है यहाँ पर, सती चोरा, और उसके बाद में नाम आता है बीबीगढ़। तो इसको किस प्रकार से याद करें कि नाना ने क्या कर लिया था? जो व्हील चोरा, नाना ने क्या किया? व्हील चोरा, और व्हील चोर कर क्या कर दिया? बीबी को दे दिया। नाना ने व्हील चोर कर बीबी को दे दिया। तो देखिए नाना से हो गया नाना साहेब, व्हील का मतलब हो गया व्हीलर, चोरा का मतलब सती चोरा, और फिर वो चोर कर किसको दे दिया? अपनी बीबी को दे दिया। और बोले कि हम अब बैल पर बैठ के नेपाल चलेंगे, हम बैल पर बैठ के नेपाल चलेंगे। हम का मतलब विंडहम, हम का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि विंडहम का जो संबंध है ना, वो कहाँ से था? तो कानपुर से था। तो क्या बोले नाना कि अब हम कहाँ चलेंगे? हम कहाँ चलेंगे? नेपाल चलेंगे, और बैल पर बैठकर। तो बैल पर बैठने का मतलब सीधा सा है, देखिए किसी की धार्मिक भावनाओं को मैं आहत नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल याद करने के लिए आपको बता रहा हूँ कि बैल से क्या याद करोगे? कॉलिन कैंपबेल। और विंडहम कानपुर से संबंधित जो लड़ाई हुई थी उसमें था विंडहम, यहाँ पर पराजित किया था कानपुर के निकट विंडहम को। अब देखिए झांसी की रानी। अब देखिए झांसी की रानी से आप सभी अवगत हैं कि झांसी की रानी ने झांसी के अंदर क्रांति का नेतृत्व किया था, जिसका नाम क्या था? लक्ष्मीबाई, और बचपन का नाम था मन्नूबाई, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था, और इनका वास्तविक नाम क्या था? मणिकर्णिका नाम था। इनकी समाधि कहाँ पर है? झांसी की रानी की समाधि कहाँ पर है? ग्वालियर में। झांसी के राजा के साथ, गंगाधर राव के साथ इनका विवाह किया गया था। और यह रचना आप सभी ने पढ़ी होगी कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, किसके द्वारा लिखी गई है? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है। तो देखिए झांसी में परिस्थितियां कैसी थी कि दामोदर राव को गोद लिया था, जिसे कंपनी ने वैध उत्तराधिकारी नहीं माना था, और झांसी ब्रिटिश साम्राज्य में विलय ही वहाँ विद्रोह का कारण बना। यानी कि दामोदर राव को गोद लिया गया था, लेकिन डलहौजी ने अपनी हड़प नीति के तहत है ना इसको वैध उत्तराधिकारी नहीं माना और झांसी का अपहरण कर लिया था। यानी कि हड़प नीति के तहत झांसी को हड़प लिया था, और यही वजह थी कि झांसी के अंदर झांसी की रानी ने विद्रोह का नेतृत्व किया। विद्रोह शुरू होता है झांसी के अंदर 4 जून को, और इस दिन 4 जून को 12वीं देसी पलटन के हवलदार गुरु बख्श सिंह ने मैगजीन व खजाने पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। और 7 जून को जो रिसालदार काले खां था और तहसीलदार मोहम्मद हुसैन, उसने रानी लक्ष्मीबाई की तरफ से झांसी के किले पर हमला कर दिया, और काले खां की अनुमति से किले के अंदर ही मौजूद 67 अंग्रेजों की हत्या कर दी। यानी यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि किसकी अनुमति से झांसी के किले के अंदर 67 अंग्रेजों की हत्या कर दी गई? तो काले खां की अनुमति से। ये जो झांसी की जो विद्रोही सेना थी उनका नेतृत्व कर रहे थे काले खां और मोहम्मद हुसैन। अब 24 मार्च को झांसी के तोपची गुलाम घोष ने धनगर्ज नामक तोप से कंपनी की सेना व गोले बरसाए,
और 4 अप्रैल 1858 को ह्यूरोज व स्मिथ ने झांसी पर पुनः कब्जा कर लिया। यानी कि झांसी के अंदर क्रांति का जो दमन करेंगे वो कौन करेंगे? ह्यूरोज और स्मिथ। तो याद कैसे करवाया था आपको कि रोज रोज झांसा दे है, रोज रोज झांसा दे, यानी कि यहाँ से याद हो जाएगा कि झांसा का मतलब आपको याद रखना कि झांसी, और झांसी में क्रांति का दमन किसने किया था? ह्यूरोज ने किया था। अब यहाँ पर जैसे ही झांसी पर कब्जा होता है तो रानी चली जाती है कालपी, और कालपी के अंदर भी यहाँ पर 23 मई को झांसी की रानी हार जाती है। और उधर जो ताता टोपे था वो, उसकी हेल्प से झांसी की रानी कहाँ चली जाती है? ग्वालियर पहुँच जाती है। और वहाँ का शासक जो था जयाजी राव सिंधिया, वो जो ब्रिटिश भक्त था यानी कि राजभक्त था, और उसने कोई हेल्प नहीं की, लेकिन उसकी सेना रानी के साथ हो गई। यानी कि जैसे ही झांसी पर कब्जा होता है अंग्रेजों का, तो रानी भागकर कहाँ चली जाती है? कालपी, और कालपी में भी वो हार जाती है। फिर वो ताता टोपी की हेल्प से ग्वालियर पहुँचती है, और ग्वालियर में जो जयाजी राव सिंधिया था वो राजभक्त था, अंग्रेजों की तरफ से था वो, तो उसने कोई सहायता नहीं की, लेकिन जो वहाँ की सेना थी वो रानी के साथ में हो गई। उसके साथ में इसके अलावा जो मंदरा और काशी, दो इसकी सहेलियाँ थी झांसी की रानी, इन्होंने भी क्रांति के अंदर भाग लिया था। अब सेना, मान लीजिए अगर सेना झांसी की रानी के साथ में साथ हो गई तो सिंधिया भागकर आगरा चला गया, और लेकिन उसका जो खजांची था अमरचंद बांटिया, बीकानेर का निवासी था मूल रूप से, तो अमरचंद बांटिया ने सिंधिया का खजाना विद्रोहियों को सौंप दिया, और ह्यूरोज व स्मिथ ने ग्वालियर किले को घेर लिया, और 18 जून 1858 को रानी वीरगति को प्राप्त हुई। यानी फिर से देखिए, झांसी के अंदर भी ह्यूरोज से हारी थी, फिर वापस से ह्यूरोज आएगा, और ग्वालियर के अंदर जब लड़ाई होती है तो ग्वालियर के अंदर भी ह्यूरोज व स्मिथ ने क्या कर लिया? किले को घेरा, और रानी जो थी वो वीरगति को प्राप्त हुई 18 जून 1858 को। सिंधिया के सामंत मानसिंह के विश्वासघात के कारण ताता टोपे भी पकड़े जाते हैं, और 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में उनको फांसी दे दी जाती है। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किसके विश्वासघात के कारण ताता टोपे पकड़े जाते हैं? तो जो सिंधिया का सामंत था मानसिंह, उसके विश्वासघात के कारण ताता टोपे पकड़े जाते हैं, और शिवपुरी में इनको 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी जाती है। देखिए, मंगल पांडे को फांसी दी थी 8 अप्रैल 1857 को, और ताता टोपे को दी जा रही है 18 अप्रैल 1859 को। अब यहाँ पर एक कोटेशन आता है ह्यूरोज के द्वारा, एक कोटेशन आता है कि ह्यूरोज ने क्या कहा था कि वह विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी, यानी कि झांसी की रानी के बारे में कहा गया। विंसेंट स्मिथ क्या कहते हैं कि स्वाधीनता संग्राम के नेताओं में सबसे योग्य नेता थी झांसी की रानी, और झांसी में जो विद्रोहियों का नारा था वो था खल्क खुदा का मुल्क बादशाह का हुक्म रानी का। खल्क खुदा का मुल्क बादशाह का हुक्म रानी का, यह नारा कहाँ का था? झांसी में विद्रोहियों का नारा था। और लक्ष्मीबाई के साथ उसकी 2 सहेलियाँ भी थी, मंदरा और काशी, इन्होंने भी क्या किया था? क्रांति के अंदर भाग लिया था। तो झांसी वाला याद करना आपको कैसे कि झांसी में क्रांति का नेतृत्व झांसी की रानी कर रही है, खुद झांसी की रानी कर रही है, और क्रांति का दमन किसके द्वारा किया जा रहा है? ह्यूरोज के द्वारा किया जा रहा है। सबसे पहले कालपी जाती है, कालपी में भी उसकी हार होती है रानी की। उसके बाद में ग्वालियर जाती है, ग्वालियर में जो जयाजी राव सिंधिया होता है वो उसकी हेल्प नहीं करता है, और सेना उसके साथ में हो जाती है। सिंधिया भागकर आगरा चला जाता है, और अमरचंद बांटिया जो था वो पूरा का पूरा खजाना विद्रोहियों को दे देता है। बरेली के अंदर, बरेली में क्रांति का नेतृत्व किया खान बहादुर खान ने, जो रुहेलखंड के पूर्व शासक का उत्तराधिकारी था। खान बहादुर खान ने 40,000 सैनिकों की एक सेना बनाई और स्वयं को सम्राट का नाजिम घोषित किया, यानी कि वायसराय घोषित किया। और खान बहादुर के खिलाफ बरेली के हिंदुओं को भड़काने के लिए 50,000 रुपये का प्रावधान किया अंग्रेजों ने, लेकिन सफलता नहीं मिली। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा गया है कि किसके खिलाफ अंग्रेजों ने बरेली के हिंदुओं को भड़काने के लिए हिंदुओं को 50,000 रुपये का प्रावधान किया? तो खान बहादुर के खिलाफ भड़काने के लिए। तो खान बहादुर खान ने क्या किया कि जैसे ही देखा कि सभी जगह क्रांति का विस्तार हो रहा है, फैल रही है, तो उसने भी क्या कर लिया कि 40,000 सैनिकों से एक सेना बनाई और खुद को क्या कर लिया? सम्राट का वायसराय घोषित कर दिया और क्रांति में कूद पड़ा। अब बरेली के अंदर क्रांति का दमन कौन करेगा? विंसेंट आयर। विंसेंट आयर क्या करेगा? क्रांति का दमन करेगा बरेली के अंदर। पीछे अपन ने एक नाम पढ़ा था, मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये बहुत ही दिलचस्प आदमी थे।
मौलवी अहमदुल्ला शाह। इन्होंने एक तो कथन इनका दिया हुआ है कि सारे लोग है ना अंग्रेज काफिरों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो, यानी एक प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का नारा लगाते हैं। तो अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का नारा देते हैं और कहते हैं कि काफिरों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और भारत से उन्हें बाहर खदेड़ दो। तो अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद के अंदर क्रांति का नेतृत्व किया। अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद के अंदर क्रांति का नेतृत्व किया। ये मूलतः मद्रास के निवासी थे। हैदराबाद में इन्होंने शिक्षा ली थी और फिर ये कहाँ पर आ जाते हैं, लखनऊ फैजाबाद के अंदर ये आ जाते हैं। इनका उपनाम था डंका शाह। देखिए इनको ये डंका शाह क्यों कहा जाता था, क्योंकि पालकी में बैठकर चलते थे और लोग पालकी में आगे आगे ढोल बजाते चलते थे। और 1856 में जब लखनऊ पहुंचे तो पुलिस ने इनको शहर में उपदेश देने से मना कर दिया था। ये उपदेश देते थे और कहते थे कि मेरे पास एक ऐसी पावर है, बहुत ज़्यादा पावर है, मेरे को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, ऐसे मतलब ये। और साथ में एक लोगों का इनके साथ में हुजूम चलता था जो ढोल बजाते रहते थे, इसलिए इनको डंका शाह भी कहा जाता है। अब जब ये माने नहीं, इन्होंने उपदेश देना बंद नहीं किया, तो इनको फैजाबाद की जेल में क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। जैसे ही ये फैजाबाद की जेल से रिहा होंगे तो 22वीं नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोही इन्हें अपना नेता चुन लेते हैं। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जैसे ही मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद जेल से रिहा होते हैं तो किस नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा या किस टुकड़ी के द्वारा उन्हें अपना नेता चुन लिया जाता है, तो 22वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा चुन लिया जाता है। एनसीईआरटी में फैक्ट दिया हुआ है, अच्छे से तैयार करना है इसको। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है इंपॉर्टेंट कि अहमदुल्ला शाह पर भी अंग्रेजों ने क्या किया था, 50,000 का इनाम रखा था। अहमदुल्ला शाह पर अंग्रेजों ने क्या किया था, 50,000 का इनाम रखा था। देखिए दो 50,000 के राशियों की बात हुई है। एक 50,000 तो अहमदुल्ला शाह पर रखा गया है और दूसरा 50,000 हिंदुओं के लिए खर्च किया गया था कि वे क्या हों, जो बरेली के अंदर जो खान बहादुर खान है उनके खिलाफ वो खड़े हो जाएं। और इसी मौलवी अहमदुल्ला शाह ने पीछे पड़ा था कि 30 जून को क्या किया था, चिन्हाट के युद्ध में भी भाग लिया था। पोवाया के राजा जगन्नाथ सिंह ने इनकी हत्या करवा दी थी। और फैजाबाद में विद्रोह का दमन किसने किया था, जनरल रेनाल्ड के द्वारा किया गया था। और याद कैसे करवाया था आपको कि रेनॉल्ड पेंसिल लेके आनी है, रेनॉल्ड पेंसिल लेके आनी है। देखिए अभी तो नहीं चलती, लेकिन ये जो साथी अगर जो देख रहे हैं, अगर 25 के आसपास की एज है ना, तो उन्होंने या 30 के आसपास की एज है तो उन्होंने खूब रेनॉल्ड पेंसिल काम में लिए। तो वो रेनॉल्ड पेंसिल कहाँ से लेकर आते थे, फैजाबाद से, अयोध्या से लेकर आते थे। अहमदुल्ला शाह को उत्तर भारत में अंग्रेजों का सबसे बड़ा शत्रु किसने कहा है, होम्स ने। अहमदुल्ला शाह को उत्तर भारत में अंग्रेजों का सबसे बड़ा शत्रु कहा होम्स ने। देखिए ये केवल याद कराने के लिए कह रहा हूँ मैं कि रेनॉल्ड पेंसिल कहाँ से लेकर आए थे, फैजाबाद से। इलाहाबाद के अंदर की बात करें कि इलाहाबाद में क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा है, लियाकत अली कर रहे हैं। और क्रांति का दमन कौन करेगा, नील। इलाहाबाद के अंदर क्रांति के दमन करता कौन है, नील। इलाहाबाद के अंदर क्रांति 6 जून 1857 को शुरू होती है और जनरल नील ने जब इलाहाबाद पर आक्रमण किया तो 17 जून को लियाकत अली 30 लाख रुपए का खजाना लेकर कानपुर की ओर चले गए। लेकिन वहाँ भी ब्रिटिश अधिकारी होने के बाद में दक्षिण में चले गए, जहाँ उन्हें गिरफ्तार करके अंडमान जेल में भेज दिया जाता है। तो यानी किस क्रांतिकारी को अंडमान जेल में भेज दिया गया, लियाकत अली खान को, या लियाकत अली को अंडमान जेल के अंदर भेज दिया जाता है। बिहार, बिहार का शेर किसे कहा जाता है, कुंवर सिंह को कहा जाता है। बिहार का शेर कुंवर सिंह को कहा जाता है। बिहार यानी ये जगदीशपुर के थे, तो बिहार में क्रांति का नेतृत्व जमींदार कुंवर सिंह के द्वारा किया गया। 80 वर्ष के थे और यहाँ पर दमन किसने किया था, टेलर और विंसेंट आयर के द्वारा दमन किया गया था। अब बिहारी अच्छे टेलर होते हैं, याद कर लेना ऐसे, बस याद करने का तरीका कि बिहारी क्या होते हैं, अच्छे टेलर होते हैं जो कुंवर के है ना अच्छे कपड़े सिलते हैं, कुंवर के अच्छे कपड़े सिलते हैं। बिहारी अच्छे टेलर होते हैं, वो कुंवर के अच्छे कपड़े सिलते हैं। तो बिहारी का मतलब बिहार हो जाएगा और टेलर का मतलब टेलर क्या करेगा, दमन करेगा। और नेतृत्व कौन करेगा, कुंवर सिंह। सबसे पहले देखिए बिहार के अंदर बात करें ना, सबसे पहले दीनापुर में विद्रोह हुआ। यहाँ विद्रोह दबाने के बाद में विद्रोही आरा के पास जगदीशपुर पहुँचे और कुंवर सिंह ने नेतृत्व स्वीकार किया। देखिए बिहार के अंदर की अगर बात करें ना, तो कुंवर सिंह ने स्वयं की कोई योजना नहीं बनाई,
ये जो क्रांतिकारी थे सबसे पहले दीनापुर में विद्रोह किया और उसके बाद में दीनापुर से होते हुए आरा आ गए, आरा से जगदीशपुर पहुँचे और जगदीशपुर में इनको पहले से क्या मिल गए, कुंवर सिंह मिल गए। इन्होंने क्या किया, कुंवर सिंह से आग्रह किया तो कुंवर सिंह ने क्या कर लिया, क्रांति का नेता होना स्वीकार कर लिया। तो यहाँ से ध्यान रखना कि स्वयं कोई योजना नहीं बनाते कुंवर सिंह, जो क्रांतिकारी आते हैं बस उन्हीं को क्या करते हैं, नेतृत्व प्रदान करते हैं। अब जो कुंवर सिंह थे इन्होंने 3 व्यक्तियों को हराया, मिलमैन को, कर्नल डेम्स को और मार्कर को, अंतरोलिया के मैदान में। मिलमैन को 22 मार्च को, देखिए तारीखें याद, ये जो डेट है ना इनको याद रखना जरूरी नहीं है, केवल ये लिखा है कि कई बार स्टूडेंट क्या कहते हैं कि सर अगर ये क्रम से लिखा होता तो हमें याद करने में आसानी होती, तो इसीलिए तारीख लिखी है, बाकी ये तारीख आज तक तो कभी पूछी नहीं गई है। हाँ, इतना जरूर ध्यान रखना कि कुंवर सिंह ने मिलमैन, कर्नल डेम्स और मार्कर को अतरोलिया के मैदान में हराया था। ये आरपीएससी 12th क्लास में भी दिया हुआ है। डगलस ने हमला किया कुंवर सिंह के और कुंवर सिंह का हाथ का मांस उड़ गया और इसी के बाद में कुंवर सिंह ने अपना हाथ काट कर क्या कर दिया, गंगा को अर्पित कर दिया। तो किसके हमले के कारण कुंवर सिंह का हाथ का मांस उड़ गया था, डगलस के हमले के कारण। और उस क्रांतिकारी का नाम बताओ जिसने अपना हाथ क्या कर दिया, काट कर गंगा को समर्पित कर दिया, तो उसका नाम था कुंवर सिंह, बिहार का शेर। अप्रैल 1858 में ली ग्रेड की सेना को हराया कुंवर सिंह ने और कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद विद्रोह का नेतृत्व उसके भाई अमर सिंह ने संभाला। तो कुंवर सिंह के बाद में बिहार के अंदर क्रांति का नेतृत्व किसने किया, अमर सिंह ने किया। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि नेतृत्व किसने किया बिहार में, कुंवर सिंह ने, और दमन कौन कर रहा है, टेलर। अब देखिए यहाँ से कि क्रांति का जो विस्तार था ना वो किस प्रकार से था। विस्तार में बात करें तो आपने देखा, आपको मैप भी दिखाया था मैंने कि उत्तर भारत में व्यापक विस्तार था, अच्छा विस्तार था उत्तर भारत के अंदर। दक्षिण भारत के अंदर क्या था कि बहुत ही कम विस्तार था, न्यून था, और कश्मीर और पंजाब में न के बराबर था, नगण्य था। देखिए आप जो कश्मीर और पंजाब बना, वहाँ की सेनाओं ने तो जो नाभा था, जिंद था, पटियाला था, यहाँ की सेनाओं ने तो दिल्ली के अंदर जब क्रांति का दमन किया गया तो नाभा, जिंद, पटियाला, यहाँ की सेना ने क्रांति का दमन करने में अंग्रेजों की सहायता की थी। अब इसके अलावा देखिए कुछ और जो क्रांति के केंद्र थे उनके बारे में, ये सतारा वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है कि दक्षिण भारत के अंदर है ना क्रांति का जो प्रसार था वो कहाँ पर था, या सतारा के अंदर जो क्रांति का प्रसार था तो वहाँ पर क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, रंगो बापूजी गुप्ते ने क्रांति का नेतृत्व किया था। मथुरा में देवी सिंह, कैसे याद करें, मथुरा देवी 3 बार बोलो, मथुरा देवी, मथुरा देवी, मथुरा देवी, तो याद हो जाएगा मथुरा देवी, यानी कि मथुरा के अंदर देवी सिंह ने क्रांति का नेतृत्व किया। मेरठ में कदम सिंह, तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ था मेरठ में, सबसे पहले क्रांति शुरुआत कहाँ से हुई थी, मेरठ से हुई थी। तो मेरठ में क्रांतियों ने कदम से कदम मिलाए थे, सबसे पहले कदम से कदम कहाँ मिलाए, मेरठ के अंदर, तो मेरठ में कदम सिंह। हरियाणा में तुलाराम, हरियाणा में राव तुलाराम। और असम के अंदर बात करें तो असम के अंदर थे मनीराम दत्त, पियाली बरुआ और कंदरपेश्वर सिंह। सॉरी, ये देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये जो है ना कंदरपेश्वर सिंह और मनीराम दत्त, इनके द्वारा नेतृत्व कहाँ पर किया गया, असम के अंदर किया गया। अब देखिए ना इंपॉर्टेंट तो एग्जामिनर जाने कुछ भी दे सकता है आपको एक एक चीज़ याद करनी है और इस प्रकार से याद करनी है कि आपका इस प्रकार से टॉपिक पढ़ना है कि इसे पढ़ने के बाद में आपको कोई भी क्वेश्चन क्रांति से बाहर ना जाए और आप गलत ना करके आओ, और छोटी छोटी ट्रिक बनाकर ही आप इतनी चीज़ों को याद रख पाओगे। मद्रास के अंदर गुलाम घोष और सुल्तान बख्श ने क्रांति का नेतृत्व किया। बनारस में सेना व जनसाधारण ने। कर्नाटक में रामचंद्र राव, कर्नाटक में रामचंद्र राव। और उड़ीसा में सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही। देखिए उड़ीसा के संबलपुर में याद करवाया था आपको कि जो पहले शासक थे वो तो कौन थे, संबलपुर में नारायण सिंह, लेकिन उड़ीसा में क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है, सुरेंद्र शाही व उज्जवल शाही के द्वारा किया जा रहा है। गोलकुंडा में चिंता भूपति, गोलकुंडा में चिंता भूपति। तो चिंता में आदमी गोल गोल घूमता है, ऐसे याद कर लो कि चिंता में ना आदमी गोल गोल घूमता है, चिंता में आदमी गोल गोल घूमता है। और गोवा के अंदर क्या हो गया,
गोवा में दीपूजी रागा, गोवा में दीपूजी। अब ऐसे याद कर लो कि दीपूजी कहाँ गए भाई, गोवा में गए, अभी अभी शादी हुई है और दीपूजी कहाँ गए घूमने के लिए, गोवा गए। हैदराबाद में सोनाजी पंत और रंगाराव पांगे, और कर्नाटक में भीमराव मुंडरगी, कर्नाटक में भीमराव मुंडरगी। कुल्लू में प्रताप सिंह और वीर सिंह। देखिए ऐसे तो बहुत से स्थान हैं जहाँ पर क्रांति के नेता दिए हुए हैं, लेकिन आपको जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने लिखा दिया है। अब इसके अलावा अगर कोई बाहर से आएगा ना, अगर कोई क्वेश्चन बाहर से अगर आता है तो फिर देखिए वो तो बहुत ही टफ क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है मेवात वाला कि मेवात में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, सदरुद्दीन ने किया था, और कोल्हापुर में किसने किया था, अन्नाजी फडणवीस और तान्या मोहिते ने कोल्हापुर के अंदर क्रांति का नेतृत्व किया। अब देखिए क्रांति हो गई, लेकिन क्रांति रही असफल। तो उसकी असफलता के कारण क्या थे, तो देखिए अभी आपको बताया था कि मैंने कुछ शासक तो ऐसे थे जिन्होंने क्रांति के अंदर अंग्रेजों का साथ दिया था, क्रांतिकारियों का साथ दिया ही नहीं। उसके अलावा जब क्रांति का दमन किया जा रहा था तो उस समय कुछ राजा ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और क्रांति का दमन करने में उनकी हेल्प की। तो देखिए असफलता के कारण में पहला कारण है कि विद्रोह का सीमित स्वरूप था। आपने देखा कि ज़्यादातर जो क्रांति का जो विस्तार था वो उत्तर भारत में ज़्यादा था, दक्षिण भारत में नगण्य था, और उधर पंजाब और कश्मीर में तो शासकों ने अंग्रेज़ों की हेल्प की थी। तो पंजाब, कश्मीर और दक्षिण भारत में तो न के बराबर यानी कि नगण्य प्रसार था। देसी नरेश और सामंत क्या थे, अंग्रेज भक्त थे, अंग्रेजों की हेल्प की थी इन्होंने, ये भी एक कारण था असफल होने का। संगठन का अभाव था। संगठन का अभाव कैसे कि जब शुरुआत तो कर रहे हैं ना, जब तिथि तो निर्धारित कर रहे हैं कि भाई 31 मई से हम क्या करेंगे, क्रांति करेंगे, लेकिन स्टार्ट कर देते हैं 10 मई से ही, तो ये भी एक प्रकार से क्या था कि संगठन का अभाव था। कोई योग्य नेतृत्व नहीं था, सब लोग क्या कर रहे थे, कुछ न कुछ अपने अपने हितों के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे, तो योग्य नेतृत्व का अभाव था। शिक्षित वर्ग की उदासीनता थी। शिक्षित वर्ग देखें ना तो यहाँ पर शिक्षित वर्ग ने बिल्कुल भी क्रांति के अंदर भाग नहीं लिया। इसके अलावा देखें कि ग्वालियर का मंत्री था दिनाकर राव, नेपाल का जंग बहादुर, आपको याद होगा कि जंग बहादुर ने दिल्ली के अंदर भी हेल्प की थी अंग्रेजों की, और हैदराबाद का मंत्री था सालार जंग। ये सभी के सभी क्या थे कि राजभक्त थे, इन्होंने अंग्रेजों की हेल्प की थी। उसके अलावा एक वर्ग था व्यापारी, साहूकार व मध्यम वर्ग ने क्रांति का समर्थन नहीं किया था। व्यापारी और साहूकारों का मानना था कि किसान है वो अपने हितों के लिए लड़ रहे हैं, और जो ये राजा हैं ये अपने हितों के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए व्यापारी और साहूकार थे, इन्होंने मध्यम जो वर्ग था इन्होंने क्रांति का समर्थन नहीं किया था। और क्रांति का तय समय से पहले होना भी क्या था, एक असफलता का कारण था। और ये बात किसने कही थी, जीबी मालसन ने भी कही थी कि क्रांति का तय समय से पहले होना ही क्रांति का असफल होने का कारण था, ये कहा था जीबी मालसन ने। अब देखिए पीछे आपको बताया था कि वीडी सावरकर ने 1909 में द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस लिखी थी। उनकी बुक का नाम है, जिसका हिंदी में कहते हैं कि भारत का स्वातंत्रता समर, और ये मराठी भाषा में लिखी गई थी। 1910 में इसकी का अनुवाद किया गया फ्रेंच में, और एमपीटी आचार्य व मैडम कामा ने इसका अनुवाद किया। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है वीडी सावरकर की बुक, क्योंकि वीडी सावरकर ही वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि यह जो क्रांति है ये क्या है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। और यह बुक भारत में संपूर्ण ब्रिटिश काल में प्रतिबंधित रही थी। देखिए ये लिख कहाँ रहे हैं इस बुक को, ये लंदन से लिख रहे हैं, और अब वहाँ से ये बुक भारत भेजी गई तो भारत में क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया गया। इस कारण से इन्होंने पिकविक पेपर्स, स्कॉट्स पेपर्स और डॉन क्विक्सोट बुक्स के भीतर छिपाकर इनको भारत भेजा गया। यानी बाहर कवर अलग था और अंदर मैटर अपने वाला डाल दिया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पिकविक पेपर्स या स्कॉट पेपर्स के नाम से कौन सी बुक भारत में फैली थी या उसका प्रचार हुआ था, तो द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जो मराठी भाषा में लिखी थी वीडी सावरकर ने 1909 में। देखिए इसके बारे में और विस्तार से जानेंगे जब अपन वीडी सावरकर को पढ़ेंगे उस समय। अब वैलेंटाइन सिरोल है, वैलेंटाइन सिरोल ने क्या कहा अपनी बुक इंडियन अनरेस्ट में, क्या कहा कि इसके बारे में कहा कि इसमें एक महान साहित्यिक प्रतिभा ने राक्षसी घृणा को परोसा है। ये किसके लिए कह रहा है वो, वीडी सावरकर के लिए कह रहा है कि वीडी सावरकर एक महान साहित्यिक व्यक्ति थे, तो उन्होंने जो एक महान साहित्यिक प्रतिभा थी उसने इस बुक के अंदर राक्षसी घृणा को परोसा, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ या अंग्रेजों की बुराइयां इसके अंदर की है। अन्य कथन में देखिए, अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं।
हो सकता है कि वीडियो बड़ा हो, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैटर आपको एक जगह इकट्ठा मिल जाए, आपको दर दर नहीं भटकना पड़े, किसी दूसरी बुक को नहीं देखना पड़े। और दूसरी बात, एनसीईआरटी के 6 से लेकर के 12 तक जितनी भी एनसीईआरटी में जहाँ भी क्रांति के क्वेश्चन दिए हुए ना, वो सारे के सारे इसके अंदर मैंने लिए। तो अन्य कथनों में देखो कि कैनिंग ने विद्रोह के दौरान किसे आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? इलाहाबाद को बनाया था। ये पीछे के जो पेपर है ना वर्षों के, उनके अंदर आए हुए क्वेश्चन है कि कैनिंग ने विद्रोह के दौरान किसे आपातकालीन मुख्यालय बनाया? इलाहाबाद को। अगर सिंधिया नहीं होता तो हम मारे जाते। किसने कहा था? कैनिंग ने, कि सिंधिया नहीं होता तो हम मारे जाते। इसका मतलब क्या है कि सिंधिया ने क्या किया था? अंग्रेजों की हेल्प की थी। उसके अलावा अगर भारतीयों के पास एक भी योग्य नेता होता तो हम मारे जाते। किसने कहा? जॉन लॉरेंस ने। विवेकानंद क्या कहते हैं? कि योग्य नेतृत्व का अभाव था। क्रांति के दौरान योग्य नेतृत्व का अभाव था, ये विवेकानंद भी कहते हैं। अगला था कि कोई भी क्रांतिकारी दिखे तो गोली मार दो। ये कश्मीर का शासक था गुलाब सिंह। इसने कहा था कि अगर अपने कश्मीर राज्य के अंदर कोई भी क्रांतिकारी दिख जाए तो उसको क्या कर दो? गोली मार दो। दिल्ली संघर्ष की भयंकरता को नादिर शाह के आक्रमण से भी अधिक भयंकर किसने बताया? बम्बई के गवर्नर एल्फिंस्टन ने। देखिए, आपको बताया था कि दिल्ली के अंदर निकलसन और हडसन थे। निकलसन निकल लिया था, निकलसन मारा गया था दिल्ली के अंदर, और हडसन ने क्या किया था? क्रांति का दमन किया था 20 सितंबर 1857 को। और उसने क्या किया था? इतना भयंकर नरसंहार किया था दिल्ली के अंदर कि रूह कांप उठ जाए लोगों की। तो बम्बई का गवर्नर था एल्फिंस्टन, उसने इस भयंकर जो नरसंहार था इसकी तुलना किससे कर दी? नादिर शाह के आक्रमण से कर दी। नेक्स्ट है कि क्रांति की निर्धारित तिथि 31 मई थी, निर्धारित की अजीमुल्ला खान ने, नाना साहब ने, उन्होंने। जी वाला है कि बनारस में क्रांति का दमन करता कौन था? नील। बनारस में भी कौन है? नील। नील बना, ठीक है, नील बना। एक ऐसे नील कहाँ से याद करवाया था आपको? बाग में भी था कि बाग में नील लील गया था। एच में दिया है कि 57 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की संख्या सर्वाधिक कहाँ से थी? अवध से। सबसे ज़्यादा जो सिपाही थे क्रांति में वो कहाँ के थे? अवध के थे। अब कई बार क्या कहा जाता है कि क्रांति में किसी जो दलित थे उन्होंने भाग नहीं लिया था, लेकिन एक एग्जाम्पल आता है कि पूरन कौरी थी, एक दलित व्यक्ति की पत्नी थी, पूरन कौरी दलित व्यक्ति था, उसकी पत्नी थी झलकारी बाई। लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी, जो लक्ष्मीबाई की दुर्गा सेना में शामिल होकर क्या हुआ था? क्रांति के अंदर लड़ी थी। क्रांति के समय अनेक राजाओं और जमींदारों को आंधी में तरंग रोधक की संज्ञा किसने दी? लॉर्ड कैनिंग ने। इसको अच्छे से याद कर लेना। आंधी में तरंग रोधक की संज्ञा किसने दी? लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग कौन था? भारत का गवर्नर जनरल था क्रांति के समय। अब देखिए परिणाम कि क्रांति हो गई, क्रांति के क्या परिणाम निकलेंगे। तो देखिए, क्रांति से अंग्रेजों को कुछ बातें तो समझ में आ गई कि भारतीयों के है ना सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा था कि किस प्रकार से उन्होंने सती प्रथा को जब बंद किया था तो लोगों ने उसके खिलाफ हो गए थे। जो कानून लेकर आए थे तो लोग उसके खिलाफ हो गए थे। पुनर्विवाह के लिए कहा तो लोग जो रूढ़िवादी भारतीय थे वो उनके खिलाफ हो गए। इस प्रकार से अंग्रेजों ने एक अपनी रणनीति के तहत ये बनाया कि हम भारतीयों के आगे से है ना जो मामले होंगे, जो धार्मिक और सामाजिक जो रीति रिवाज होंगे, उनके अंदर अपन दखल नहीं देंगे। अब देखिए, सबसे बड़ा जो परिणाम था 1857 की क्रांति का वो था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और 1857 के बाद से ब्रिटिश संसद यानी ताज या रानी का शासन शुरू हो गया और गवर्नर जनरल का जो पद था उसे खत्म करके क्या कर दिया गया? वायसराय कर दिया गया। यानी कि बस केवल नाम ही चेंज, पद का नाम ही चेंज किया, बाकी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना उसका शासन यहाँ पर समाप्त कर दिया और सीधा का सीधा अब भारत किसके अंडर में आ गया? ब्रिटिश संसद या रानी के अंडर में आ गया। लॉर्ड कैनिंग क्या था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और जो पहला वायसराय भी बनाया गया। पहला वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही था। यानी कि अब देखिए आप कि व्यक्ति तो वही है, बस उसके पद का नाम चेंज कर दिया, गवर्नर जनरल की जगह क्या कर दिया? वायसराय कर दिया। और सबसे जो
बड़ा परिणाम है वो है कि भारत में शासन संचालन हेतु बेटर गवर्नमेंट एक्ट 1858 लाया गया। यानी ये जो बेटर गवर्नमेंट 1858 एक्ट है ना, इसके तहत ईस्ट इंडिया का कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और गवर्नर जनरल को वायसराय का पद शुरू कर दिया और उसके अलावा एक भारत सचिव पद का निर्माण किया गया, जिसकी देखरेख में जो वायसराय था वो भारत को संभाल रहा था, भारत के अंदर शासन चला रहा था। नया पद बनाया भारत सचिव का, जो मंत्री होता था, ब्रिटिश संसद का मंत्री होता था ब्रिटेन के अंदर, और उस किसी एक व्यक्ति को चुना जाता था और उसको क्या बना दिया, भारत सचिव बना दिया। ये था 1858 का बेटर गवर्नमेंट एक्ट। उसके अलावा देखो कुछ नीतियाँ और अपनाई अंग्रेजों ने क्रांति के बाद में। उन्होंने क्या किया कि फूट डालो और राज करो की नीति अपनानी शुरू कर दी। उसके अलावा धार्मिक सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप ये करेंगे नहीं। हड़प नीति त्याग दी, जो डलहौजी ने जो हड़प नीति थी उस नीति को त्याग दिया गया क्रांति के बाद। और जाति और क्षेत्र के आधार पर सैनिक रेजिमेंटों का गठन किया गया, जैसे गोरखा रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, इस प्रकार से जाति और क्षेत्र के आधार पर सैनिक रेजिमेंट का गठन किया गया। और इसी दौरान विक्टोरिया घोषणा पत्र, इलाहाबाद का मिंटो पार्क था स्थान, तिथि थी 1 नवंबर 1858 और पढ़ने वाला कौन था, लॉर्ड कैनिंग। यानी कि विक्टोरिया घोषणा पत्र को पढ़ा गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क के अंदर। अब इस घोषणा पत्र में वही बातें लिखी हुई है कि भारतीय लोगों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, योग्यता के आधार पर सभी पदों पर नियुक्त किया जाएंगे लोगों को। और इसी क्रम में 1861 में इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट लाया गया। देशी रियासतों और रजवाड़ों के साथ क्या किया गया, उनको कहा गया कि आपकी जो यथास्थिति है उसे बनाने रखने की बात कही गई कि आपकी जिस प्रकार से क्रांति से पहले जो आपकी स्थिति थी उसी को बनाए रखेंगे। और सेना के पुनर्गठन हेतु पील कमीशन का गठन किया गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेना के पुनर्गठन के हेतु क्रांति के बाद में कौन से कमीशन का गठन किया गया, पील कमीशन, जो 1861 में सेना का पुनर्गठन किया गया। अब देखिए किस प्रकार से पुनर्गठन किया। देखो अंग्रेजों ने बहुत सी चीज़ें सीखी इस क्रांति के दौरान। इन्होंने देखा कि जहाँ जहाँ जो तोप वगैरह रखी गई है या जो इनके जो आयुध भंडार हैं, जो डिपो है, वहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, भारतीय सैनिकों की संख्या बहुत कम कर दी और वो यूरोपीय सैनिक थे, जो अंग्रेज सैनिक थे, उन्हीं के अंडर में उन आयुध डिपो को रखा गया। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए कि यूरोपीय सैनिक जो 45,000 थे उनकी संख्या बढ़ा दी। यानी कि अनुपात अब ये चेंज करेंगे क्रांति के बाद में, पील कमीशन के आधार पर पुनर्गठन करेंगे और यूरोपीय सैनिक 45,000 से 65,000 कर दिए और भारतीय सैनिक थे 2,38,000, उनकी संख्या कम करके कितनी कर दी, 1,40,000। बंगाल में भारतीय सैनिक और यूरोपीय सैनिक का अनुपात क्या रखा गया, 2:1। यानी 2 तो क्या होंगे भारतीय सैनिक और 1 क्या होगा यूरोपीय सैनिक। मद्रास और बम्बई में भारतीय सैनिकों और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात 3:1 रखा गया। मिशन जो ईसाई मिशनरियाँ थी उनको बंद कर दिया गया या उनका जो समर्थन देना था वो बंद कर दिया गया और अनेक जमींदारों को उनके जो प्रारंभिक स्थितियाँ थी उनके लिए उनको पुनर्स्थापित कर दिया गया। ये थे अपने परिणाम। उसके अलावा भी देखो कई फैक्ट और हैं एनसीईआरटी से संबंधित कि लॉर्ड कैनिंग ने कथन दिया था, यदि सिंधिया विद्रोह में शामिल हो जाता ना तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना पड़ता। यानी कि एक प्रकार से सिंधिया जो था ये राजभक्त था, अंग्रेजों की इसने हेल्प की थी। देशेर कथा किसके द्वारा लिखी गई, सखाराम गणेश देउस्कर के द्वारा। कुछ फैक्ट हैं अब ये देखिए अलग से लिखे गए हैं कि मार्च 1857 में नाना साहब किसके साथ तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हुए थे। यानी जब क्रांति शुरू हुई थी ना उससे पहले नाना साहब तीर्थ यात्रा, एक तो बहाना था तीर्थ यात्रा, तो इनको क्या करना था कि क्रांतिकारियों से मिलना था, इनसे एक प्रकार से एक योजना बनानी थी। तो ये तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हुए थे। तो इनके साथ में कौन कौन था, इनके भाई थे बालाराव और इनका मंत्री था अजीमुल्ला। और ये दिल्ली, अम्बाला, लखनऊ, कालपी में अनेक नेताओं से मुलाकात की और अप्रैल में वापस बिठूर लौट आते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका यहाँ से कि 1857 की क्रांति के समय किस क्रांतिकारी ने 3 पत्र चंद्रनगर के फ्रांसीसी गवर्नर के माध्यम से और 1 पत्र सीधा ही फ्रांसीसी सम्राट नेपोलियन तृतीय को भेजा। तो किसने भेजा, नाना साहब ने। देखिए नाना साहब ऐसे व्यक्ति थे
जो फ्रांसीसियों की हेल्प लेना चाहते थे भारत के अंदर जो अंग्रेज थे उनके खिलाफ। तो फ्रांसीसियों की हेल्प लेने के लिए उन्होंने क्या किया कि चंद्रनगर के जो फ्रांसीसी गवर्नर था ना, उसके माध्यम से तो 3 पत्र भिजवाए फ्रांसीसी सम्राट नेपोलियन तृतीय, उस समय फ्रांसीसी सम्राट था उसको, और एक पत्र सीधा ही अपने द्वारा उसके द्वारा भेजा गया नेपोलियन तृतीय को। अगला है कि विलय के समय झांसी का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर एलिस। यानी कि जब झांसी का विलय किया गया ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर तो वहाँ का जो एजेंट था पॉलिटिकल वो कौन था? मेजर एलिस। नेक्स्ट है कि 20 से 27 मई, ये एनसीईआरटी में फैक्ट दिया ऐसे कैसा कि 20 से 27 मई में अलीगढ़, इटावा, मैनपुरी, एटा में सिपाही विद्रोह हुआ। द क्लीमेंसी ऑफ कैनिंग, कैनिंग का दया भाव, पंच पत्रिका के अंदर एक कार्टून छपा था जिसमें कैनिंग क्या कर रखा है, कैनिंग ने एक सिपाही को पकड़ रखा है और वो सिपाही से कह रहे हैं कि तुम मन क्रांति में भाग मत लो, अगर तुम क्रांति में भाग नहीं लोगे ना तो हम तुम्हें क्या करेंगे, तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम पर दया भाव दिखाएंगे। तो इसीलिए इसे कहा जाता है कि द क्लेमेंसी ऑफ कैनिंग। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हैवलॉक और आउटरम के नेतृत्व में अंग्रेजों की जो टुकड़ियां थी वो लखनऊ रेजिडेंसी में कब दाखिल होती हैं? 25 सितंबर को दाखिल होती है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर स्थित सिंह भूमि किस आदिवासी काश्तकार ने कोल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला? गोनू ने। नेक्स्ट है कि 1856 में अवध के अधिग्रहण के बाद वहां कौन सी भू राजस्व व्यवस्था लागू की थी? एक मुश्त बंदोबस्त। कौन सी व्यवस्था लागू की थी? एक मुश्त बंदोबस्त लागू की थी। नेक्स्ट है कि दिल्ली में विद्रोह करने वाले सिपाहियों को रसद पहुंचाने वाला तथा ब्रिटिश हेडक्वार्टर व मेरठ के बीच में तमाम सरकारी संचार बंद करने वाला व्यक्ति कौन था? शामल। और शामल के नेतृत्व में ये सारे काम हुए थे कि पुल तोड़ दिए गए, पक्की सड़कों को खोद डाला गया। नेक्स्ट है कि जब 7वीं अवध इरेगुलर कैवलरी ने मई की शुरुआत में नए कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया तो 48वीं नेटिव इन्फेंट्री ने लिखा, किसको लिखा कि हमने अपने धर्म की रक्षा के लिए यह फैसला लिया है और 48वीं नेटिव इन्फेंट्री के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। यानी कि 7वीं अवध इरेगुलर कैवलरी लिख रही है, किसको लिख रही है? 48वीं नेटिव इन्फेंट्री को लिख रही है कि हमने तो क्या कर लिया कि हमने अपने धर्म की रक्षा के लिए फैसला लिया है और 48वीं नेटिव इन्फेंट्री भी क्या कर दे, अब अपनी जो बात है उसको रखे, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, 48वीं इन्फेंट्री के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। नेक्स्ट है विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन हियरसे की सुरक्षा का जिम्मा किसे दिया गया? भारतीय सिपाहियों पर था। जहां कैप्टन हियरसे तैनात था वहां पर 41वीं नेटिव इन्फेंट्री भी तैनात थी। इन्फेंट्री ने दलील दी कि उन्होंने अपने तमाम गोरे अफसरों को खत्म कर दिया है। अवध मिलिट्री या तो हियरसे को मार दे या 41वीं नेटिव इन्फेंट्री के हवाले कर दे। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा कि 41 नेटिव इन्फेंट्री किसको कह रही है? अवध मिलिट्री को कह रही है। तो 41वीं नेटिव इन्फेंट्री कह रही है कि हमने तो तमाम गोरे अफसरों को मार दिया, अब अवध मिलिट्री का दायित्व ये है कि वो हियरसे को मार दे, और अगर वो नहीं मार रहे हैं ना तो वो क्या कर दे, हमें यानी 41वीं नेटिव इन्फेंट्री को हमें सौंप दे, जो हियरसे था उसको हमें सौंप दे, यानी कि 41वीं नेटिव इन्फेंट्री को हियरसे को सौंप दे। लेकिन मिलिट्री पुलिस ने दोनों ही दलीलें खारिज कर दी। दोनों दलीलें कौन सी थी? या तो उसको मार दे या 41वीं नेटिव इन्फेंट्री को सौंप दे। तो मिलिट्री पुलिस ने दोनों दलीलें खारिज कर दी और उन्होंने तय किया कि मामले को हल करने के लिए हर रेजिमेंट के देसी अफसरों की पंचायत बुलाई जाएगी। देखिए मैं ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ से एक मूल भावना ये निकल कर आएगी कि क्रांति के इस पड़ाव के दौरान भी जो भारतीय सैनिक थे, भारतीय लोग थे, वे एकजुट थे और वो जो फैसले ले रहे थे वो एक मत होकर वो फैसले ले रहे थे, एक प्रकार से पंचायतें बुला रहे थे। और यहीं से एक फैक्ट नया निकल कर आता है कि किस इतिहासकार ने कहा था कि ये पंचायतें रात को कानपुर सिपाही लाइनों में जुटती थी। तो वो किसने कहा था? चार्ल्स बॉल ने। चार्ल्स बॉल ने कहा था कि एक प्रकार से जो सैनिकों की जो पंचायतें हैं ना वो कानपुर की सिपाही लाइनों में रात को जुटती हैं, यानी कि वे इन विचार विमर्श करते हैं, मंथन करते हैं। नेक्स्ट है कि 1857 का विद्रोह जातीय तथा राष्ट्रीय था किंतु धार्मिक नहीं था। जाति के आधार पर था और राष्ट्रीय था लेकिन धार्मिक नहीं था। इसमें हिंदू मुसलमान मिलकर लड़े थे और यह
बात किसने कही थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कही थी। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने एस.एन. सेन की जो बुक थी ना 1857 उसकी प्रस्तावना लिखी थी। और उसकी प्रस्तावना में उन्होंने ऐसा लिखा था कि क्रांति का जो विद्रोह था वो जातीय तथा राष्ट्रीय था किंतु धार्मिक नहीं था। इसमें हिंदू मुसलमान मिलकर लड़े थे। नेक्स्ट है 1858 के अधिनियम की मुख्य बातें। ये वही बातें हैं कि भारत में कंपनी का शासन खत्म हो जाएगा, ब्रिटिश ताज शुरू होगा। ठीक है, ये अपने पीछे पढ़ ली हैं। इसके अलावा गवर्नर जनरल का नाम वाइसराय कर दिया गया था और वह भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार ही कार्य करने के लिए बाध्य होगा। और एक भारत सचिव का पद सर्जित किया गया जिसके लिए काउंसिल भी बनाई गई। उसके अलावा 2 फैक्ट और हैं, अब फिर उसके बाद में ख़त्म करेंगे कि एमपी के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने क्रांति का नेतृत्व किया। यानी कि एमपी के मांडला क्षेत्र में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रानी अवंतीबाई लोधी ने क्रांति का नेतृत्व किया। और नेक्स्ट है कि 1861 में सीताराम पांडे ने अवधि स्मरणों को नोरगेट ने अंग्रेजी में किस नाम से अनुवाद किया? देखिए, सीताराम पांडे बंगाल इन्फेंट्री का क्या था? एक सैनिक था और उसने अपने जो एक्सपीरियंसेस थे, वो सेना में काफ़ी साल तक रहा था, तो उसने अपने जो एक्सपीरियंस थे, जो स्मरण थे, उसने अवधी भाषा में लिखे। तो उन्हें क्या कहा गया? अवधि स्मरण। और एक अंग्रेज व्यक्ति था नोरगेट, उसने इसके अवधि स्मरणों का अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया। और वो किस नाम से किया? फ्रॉम सिपोय टू सूबेदार। क्योंकि ये जो सीताराम पांडे था, ये सिपाही से शुरू होकर सूबेदार तक वो जाता है। तो उसका जो स्मरण थे, अवधि स्मरण, उसको नोरगेट ने किस में लिखा? अंग्रेजी में लिखा, जिसका नाम क्या दिया उसने? फ्रॉम सिपोय टू सूबेदार। अब देखिए, चलो थोड़ी सी 1-2 मिनट की बात हो जाती है आपसे। सबसे पहले तो देखिए करना क्या आपको, क्रांति में मैंने पूरा का पूरा आपको लिखवा दिया और लगभग कोशिश की है कि आपको याद हो जाए। अब इसको आपको लिखना है, पूरे को आपको लिखना है। और साथ साथ में क्या करना है, इनके छोटी छोटी जो बातें जो आपको बताई थी ना, वो आपको जो भी आप काम करते हो ना, दिन में जितना भी काम करते हो, उस काम के साथ साथ में ना आपको वो चीज़ें दोहरानी है। कौन कौन सी चीज़ें जो देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट अगर बनती है ना, तो सबसे पहले तो जो सीओ वाली बातें आपको बताई थी कि जो कमांडिंग ऑफिसर है वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना होती है। ठीक, और उसके बाद में बुक्स के ऊपर क्वेश्चन बनता है। उसके बाद में जो क्रांति के जो स्थान थे उसके ऊपर से, और फिर उसके बाद में क्रांति का नेतृत्व किस किसने किया था, और नेतृत्व के बाद में आपको दमन। ये 5 चीज़ों पर आपको फोकस करना है। सीओ को मैंने अच्छे से याद करवाया आपको कि माउट कैसी होगी? हैवी, यानी वहाँ से हैविट हो जाएगा। उसके अलावा कानपुर में क्या था? व्हीलर। बेरहम मिसेल। बुक के अंदर आपको सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है 1857, जो सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन के द्वारा लिखी गई थी। उसके अलावा एक जो कथन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो मजबूरदार वाला है ना, मजूमदार। कैसे याद किया था? मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? कि न तो ये पहला है न ही स्वतंत्रता संग्राम है। किसने कहा था? आर.सी. मजूमदार ने। स्थान में आपको याद करवा दिया कि कानपुर में नेतृत्व कौन कर रहा है? नाना साहब। यानी नाना ने क्या कर दिया? नाना, अच्छा पूर्व लिख दिया क्या इसमें? 1 मिनट, 1 सेकंड। नाना साहब, कानपुर में क्रांति का नेतृत्व नाना साहब कर रहे हैं। दमन कौन कर रहा है? बेल, कोलिन कैंपबेल। और कब हुई थी? 5-6, यानी 5-6 मारे थे नाना ने कानपुर बेल की, तो 5-6। इसके अलावा देखो कैसे याद किया था कि जो व्हील था ना, नाना ने क्या किया था? व्हील को चोरा था और चोर कर अपनी बीबी को दे दिया था। और बीबी को देने के बाद में क्या कहा था? अब हम कहाँ चलेंगे? नेपाल चलेंगे। तो यहाँ से विंडहम याद हो जाएगा, बीबी घर वाली घटना, सती चोरा की घटना और व्हीलर वाली चीज़ें याद हो जाएंगी। झांसी वाले में आपको याद करा दिया कि रोज़ रोज़ झांसा देता है, तो ह्यूरोज। रेनॉल्ड पेन कहाँ से लेकर आए थे? फैजाबाद से लेकर आए थे। बिहार का सिंह किसे कहा जाता है? कुंवर सिंह को कहा जाता है। तो बिहार के जो टेलर होते हैं ना, बहुत अच्छे होते हैं बिहारी टेलर, ठीक है ना, वो कि कुंवर सिंह के अच्छे कपड़े सिलते हैं, कुंवर के अच्छे कपड़े सिलते हैं। तो बिहार है, यानी टेलर का मतलब क्या है कि बिहार में क्रांति का दमन किसने किया था? टेलर ने किया था। और नेतृत्व कौन कर रहा था?
जगदीशपुर का कुंवर सिंह। इस प्रकार से आपको ये चीज़ों को थोड़ा सा रिकॉल करना, दिन में एक दो बार आपको ज़रूर याद करना इन चीज़ों को, ताकि एग्ज़ाम के समय में आपको क्या नहीं होगा, ज़्यादा एकदम प्रेशर नहीं पड़ेगा। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालें कि आपको कितना याद हुआ है, कि आपको वीडियो कैसा लगा है। अच्छा लगा तो अच्छा डालें, कमेंट नहीं लगा तो वो भी डालें, लेकिन कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।